नमस्कार साथियों। ओनली जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र घटना चक्र। इसकी 11 क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आज ये 12वीं क्लास है। 12वीं क्लास का ये पहला क्वेश्चन है। किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किस संसद राजा को आस्टीनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लास्की। लास्की का कथन है कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद को आस्टीनवादी अर्थ में प्रभुता संपन्न संस्था समझना असंगत है। अगला प्रश्न है 51। मार्टिन कैप्सूल ने अंतरराष्ट्रीय राज व्यवस्था के निम्न में से किस प्रतिमान की कल्पना नहीं की थी? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल। अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने, उसके विश्लेषण एवं भविष्य की चुनौतियों के समाधान के लिए मार्टिन कैप्लान की 1957 की कृति सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विश्व राजनीति का संरचनात्मक विश्लेषण के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। कैप्लान ने अपनी इस पुस्तक में अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के निम्न 6 मॉडल प्रस्तुत किए हैं। 1, शक्ति संतुलन व्यवस्था। 2, ढीली दो ध्रुवीय व्यवस्था। नंबर 3, कठोर दो ध्रुवीय व्यवस्था। नंबर 4, सार्वभौमिक व्यवस्था। 5, पदोसोपनीय व्यवस्था। और 6, इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। अगला प्रश्न है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम किसके नाम से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब बनेगा आमंड और पावेल। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में व्यवस्था विश्लेषण का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम ईस्टन के निवेश निर्गत विश्लेषण से उत्पन्न असंतोष के कारण अस्तित्व में आया। इस उपागम का प्रयोग आमंड एवं पावेल ने किया है। इन्होंने राजनीतिक व्यवस्थाओं के 4 लक्षण माने हैं। राजनीतिक व्यवस्था के भागों में अंतर्निर्भरता। 2, राजनीतिक व्यवस्था की सीमा। नंबर 3, राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण। और नंबर 4, राजनीतिक व्यवस्था द्वारा बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जिसका सही जवाब बनेगा गैब्रियल आमांड। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में विशेष संरचना के द्वारा ही विशिष्ट कार्य का संपादन किया जाता। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए गैब्रियल आमंड ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से कौन आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजातीय संरचनाएं। जी.ए. आमंड तथा पावेल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दबाव समूह को 4 श्रेणियों में व्यक्त किया है। संस्थात्मक दबाव समूह। ये दबाव समूह राजनीतिक दलों, विधानमंडलों, सेना, नौकरशाही इत्यादि में सक्रिय रहते हैं। समुदायात्मक दबाव समूह। ये विशेषीकृत संघ होते हैं जो अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति करते हैं, जैसे व्यापारियों का संगठन, श्रमिक संगठन, विद्यार्थियों का संगठन आदि। गैर समुदायात्मक दबाव समूह। ये संगठित संघ नहीं होते हैं। ये अनौपचारिक रूप से अपने
हितों की अभिव्यक्ति करते हैं, जैसे सांप्रदायिक और धार्मिक समुदाय, जातीय समुदाय आदि। प्रदर्शनात्मक दबाव समूह, ये अपनी मांगों को लेकर अवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंसा, राजनीतिक हत्या, दंगे तथा अन्य आक्रामक रवैया अपनाते हैं। इनमें से किस वैज्ञानिक इनमें से किसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा एफ.डब्ल्यू. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध में आयोजन, अनुसंधान, विश्लेषण, प्रयोग, विवेक आदि बातों को अधिकतम महत्व दिया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध स्पष्टता प्रथम प्रबंध की वैज्ञानिक विधि है, जिसके द्वारा साधनों का आदर्शात्मक समन्वय करके न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंध का पिता अर्थात इसकी उत्पत्ति का श्रेय एफ.डब्ल्यू. टेलर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। इनमें से कौन यथार्थवादी नहीं था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कांट। कांट एक आदर्शवादी विचारक थे। आदर्शवाद या प्रत्ययवाद उन विचारों और मान्यताओं की समेकित विचारधारा है जिनके अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। जिसके विपरीत हॉब्स, थ्यूडाइडस तथा मैकावेली यथार्थवादी विचारक हैं। ये राज्य के यांत्रिक सिद्धांत के समर्थक हैं। प्रश्न नंबर 57 है, इनमें से किसने कहा था कि ज्ञान शक्ति है? तो इसका सही जवाब बनेगा फ्रांसिस बेकिन। लेकिन फ्रांसिस बेकिन ने इसमें दिया नहीं, तो ये क्वेश्चन विवादित रहा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ज्ञान शक्ति है, यह सूक्ति फ्रांसिस बेकन की है। फ्रांसिस बेकन अंग्रेज दार्शनिक और न्यायविद हैं, जिसे वैज्ञानिक पद्धति का उन्नायक माना जाता है। ये ब्रिटिश अनुभववादी परंपरा का प्रथम सिद्धांतकार था, जिसे जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, मिल तथा रसेल ने आगे बढ़ाया। बेकन का विचार है कि विज्ञान को मानवता के हित और लाभ का साधन बनाना चाहिए। बेकन ने तर्क दिया कि प्रकृति के बारे में हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे हम प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसी विचार को बेकन ने ज्ञान की शक्ति है की सूक्ति के रूप में व्यक्त किया। यद्यपि हीगल ने कहा कि राज्य चेतना का विराट रूप है तथा उसका चेतना आत्मीय तत्व है, न कि ज्ञान। शासकीय विचारधारा की संकल्पना इनमें से किसकी है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मोस्का। मोस्का अभिजन वर्गवादी विचारक हैं। इन्हें अपनी चर्चित कृति द रूलिंग क्लास, शासक वर्ग के अंतर्गत माना है कि सब समाजों में दो वर्ग पाए जाते हैं, शासक वर्ग तथा शासित वर्ग। समाज के इस विभाजन को विशिष्ट वर्गवाद की संज्ञा दी जाती है। मोस्का ने तर्क दिया कि शासन प्रणाली में परिवर्तन होने पर राजनीतिक प्रणाली की इस बुनियादी प्रकृति में बदलाव नहीं आता है, अतः लोकतंत्र को अपना लेने पर भी बहुत बहुत बहुमत का शासन अस्तित्व में नहीं आता, बल्कि इसमें अल्पमात्र के शासन को कायम रखने के गूढ़ तरीके अपनाए जाते हैं। इसने लोकतंत्र में स्वतंत्र चुनावों की व्यवस्था को झूठी परिकल्पना कहा है। प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांतवादी ने कहा कि मैं समस्त मानव जात की एक सामान्य प्रवृत्ति, एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवर्त अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूं, जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स।
हाब्स ने मानव मनोविज्ञान का विश्लेषण कर यह उद्घाटित किया कि मनुष्य की शक्ति प्राप्त करने की इच्छा असीम है जब तक कि वह जीवित है। सेवाइन कहता है कि आंगल भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिक को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम लेखक हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, होब्स। प्रोफेसर सेवाइन कहता है कि आंगल भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उनमें हाब्स कदाचित महानतम लेखक है। सेवाइन कहता है कि ये स्पष्ट व्यक्तिवादी है जो हाब्स के दर्शन के युग का सर्वाधिक क्रांतिकारी सिद्धांत बनाता है। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामसी। ग्रामसी का प्राधान्य सिद्धांत प्रमुख है। इसमें बुद्धिजीवियों की परिभाषा भी निहित है। प्रत्येक सामाजिक समूह का अपना एक बौद्धिक वर्ग होता है। प्रगतिशील बौद्धिक वर्ग के पास आकर्षण की शक्ति होती है जिसके द्वारा वे समाज के अन्य बौद्धिक समूह पर प्रधानता स्थापित कर सभी बौद्धिक लोगों में एकजुटता प्राप्त करते हैं। लासवेल व मोस्का का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब बनेगा अभिजन से। लासवेल और मोस्का अभिजन वर्ग सिद्धांत से संबंध रखते हैं। लासवेल के अनुसार राजनीति का सरोकर शक्ति को संवारने और मिल बांटकर प्रयोग करने से है। इस प्रक्रिया में समाज का एक छोटा सा वर्ग ही ज्यादा सक्रिय रहता है। मोस्का ने अपनी कृति द रूलिंग क्लास में शासक और शासित में भेद करते हुए कहा कि शासक वर्ग धन संपदा शक्ति और सम्मान से संपन्न होता है, उसे अपने स्थान से हटाना मुश्किल होता है। प्रश्न 63 है, शांति पर्व अध्याय है, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत का। शांति पर्व महाभारत का 12वां पर्व है। इसमें धर्म, दर्शन, राजनीति और आध्यात्मिक ज्ञान का विशद निरूपण किया गया है। इसके अंतर्गत 3 उप पर्व हैं, राज धर्मानुशासन पर्व, अपधर्म पर्व और मोक्ष धर्म पर्व। शांति पर्व के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या है, जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, मंत्रियों की अनिश्चित संख्या है। शांति पर्व में मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी। मंत्रियों की नियुक्ति एक परिषद द्वारा होगी जिसका प्रमुख राज्य होगा। मंत्रियों की नियुक्ति का आधार योग्यता थी। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप है, तो इसका सही जवाब बनेगा सावयवी। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप सावयव है। राज 7 अंगों से मिलकर बना है। मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 294 में कहा गया कि स्वामी, आमित्र, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र ये 7 राज्य प्रकृतियां हैं। इनके युक्त सप्तांग राज्य कहलाता है। इनसे युक्त सप्तांग राज्य कहलाता है। स्वामी, आमित्र, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र। अगला प्रश्न है 66, मनु किस परंपरा के चिंतक थे? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मशास्त्र। हिंदुओं का कानूनी साहित्य 3 वर्गों में विभाजित है, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। इन 3 वर्गों में धर्मशास्त्रों का महत्व अत्यधिक है और धर्मशास्त्रों में सर्वप्रमुख स्थान मनुस्मृति का है। मनु धर्मशास्त्रीय परंपरा के चिंतक थे।
प्रश्न नंबर 67 है, कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली। कौटिल्य को पाश्चात्य राजनीति विचारक मैकियावेली के समान ही कूटनीति व राजनीतिक माना जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। दोनों विचारकों ने साध्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के साधनों को उचित माना है। दोनों ने झूठ, छल, कपट आदि साधनों का महत्वपूर्ण बताया है। दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राज्य का संरक्षण आदि विषयों पर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है। मैकियावेली की महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रिंस है तथा कौटिल्य ने अपने विचारों का वर्णन अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में किया। अर्थशास्त्र राजनीति विषय पर लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रस्तुत करता है ऑप्शन नंबर डी, सरकार की कला और सी, राज्य के सिद्धांत। सामान्यतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वे सभी विषय सम्मिलित हैं जिनका संबंध मनुष्य के जीवन से है, किंतु विशेषता यह सरकार की कला और राज्य के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। कौटिल्य की इस रचना में स्वतंत्र रूप से अर्थशास्त्र के किसी सिद्धांत का उल्लेख नहीं मिलता है। प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य को। राजनीति चिंतन के क्षेत्र में यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण में समानता के कारण कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कौटिल्य का महान ग्रंथ अर्थशास्त्र और मैकियावेली का दी प्रिंस शासकों तथा राजनीतिज्ञों के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ है। कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार राज्य की रचना 7 प्रमुख अंगों से मिलकर हुई है जिसे वे सप्तांग सिद्धांत कहते थे। ये प्रमुख अंग स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र बताए गए हैं। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राजा। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत स्वामी, आमत्य, जनपद, कोष, दुर्ग, दंड और मित्र में स्वामी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने स्वामी का अर्थ राजा बताया है। अगला प्रश्न है 72, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विदेश नीति। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का संबंध विशेष नीति से है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कौटिल्य ने अपनी मंडल सिद्धांत में अनेक राजाओं के समूह या मंडल में विद्यमान राजा द्वारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली नीति का वर्णन किया है। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत 12 राज्यों के समूह, जिसे राज्य मंडल कहते हैं, के मध्य संबंधों के निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली संभावित नीतियों की विशद व्याख्या की है। कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था? तो इसका सही जवाब होगा योग्यता। मंत्री परिषद के गठन के संबंध में कौटिल्य ने सर्वाधिक बल मंत्रियों की योग्यता पर दिया है। इस संबंध में इन्होंने कठोर और उच्च स्तर निर्धारित किए हैं। इनका विचार है कि सभी प्रकार की क्षमताओं और योग्यताओं से युक्त निष्कलंक व्यक्तियों को ही मंत्री परिषद में स्थान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, निम्न में से किसने माना है कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ए एस अल्टेकर।
A.S. अल्टेकर का विचार है कि कौटिल्य जानते थे कि युद्धों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है, अतः इन्होंने अनेक खतरों को कम करने के लिए एक ऐसा सिद्धांत का समर्थन किया जिसके अनुसार देश में विद्यमान अनेक छोटे बड़े राजाओं में शक्ति का विवेकपूर्ण संतुलन बना रह सके और युद्ध ना हो। प्रश्न नंबर 75 है, कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सेना। स्वामी, आमत्य और मित्र ये कौटिल्य के राज्य के अंग हैं। प्रश्न नंबर, आइए इसकी पहले व्याख्या देखते हैं, फिर अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में सेना शब्दावली का प्रयोग नहीं हुआ है। चूंकि इस प्रकार के प्रश्नों में भ्रम उत्पन्न होता है, जैसे कि राजा के अंग के रूप में दंड शब्द मिलता है और इस शब्द को सेना का पर्याय माना जाता है, अतः यह प्रश्न ही गलत हुआ। परंतु इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर तथ्य के आधार पर देना चाहिए, भाव के आधार पर नहीं। इस प्रश्न को लोक सेवा आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विधि को लागू करना। कौटिल्य ने राजा को विधि व्यवस्था के बनाए रखने को सर्वोच्च प्राधिकार सौंपा है। राजा यह देखे कि सभी लोग अपने स्वधर्म का पालन करते हुए वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, कौटिल्य समर्थक था, तो इसका सही जवाब बनेगा सीमित राजतंत्र का। कौटिल्य ने राजा को राज्य का केंद्र मानते हुए भी उसे कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार राजा कर्तव्यों से बंधा होता है। हालांकि वे राजा को सर्वोपरि मानते हुए भी उसे निरंकुश शक्तियां नहीं देते हैं। इन्होंने राजा की दिनचर्या को भी पैरों में बांटा है, अर्थात वे राजा के लिए दिन तथा रात को 8-8 पैरों में विभाजित करते हैं। प्रश्न नंबर 78 है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्व हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के 6 तत्व हैं। सॉरी, राज्य के 7 तत्व हैं। कौटिल्य ने राज्य के 7 तत्वों को महत्वपूर्ण माना, जिन्हें संयुक्त रूप से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये प्रमुखतः 7 तत्व स्वामी, राजा, आमत्य, मंत्री, जनपद, कोष, दुर्ग, दंड और मित्र हैं। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राजा। कौटिल्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में राजा के 7 अंगों का वर्णन किया है, जिसमें स्वामी का उल्लेख प्रथम स्थान पर है। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ राजा है, जो राज्य का प्रमुख और महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल में कितनी संख्या होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 12। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 6वें अधिकरण में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। मंडल का अर्थ है देशों का समूह। इन्होंने मंडल में 12 प्रकार के देशों का जिक्र किया है। विजिगीषु और मित्र, अरिमित्र, मित्र, विजिगीषु, अरिमित्र, अरिमित्र, मित्र, मित्र, अरिमित्र, मित्र, यह यह तो हुए सामने के देश। पीछे के देश हैं पसणग्राह, आक्रांद, पसणग्राह, सहार, आक्रांदासार। इसके अतिरिक्त 2 और देश हैं मध्यमा और उदासीन।
कौटिल्य के मंडल में कितने राजा सम्मिलित हैं? तो इसके सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी 12। कौटिल्य द्वारा दिए गए योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी प्रसन्नता और समृद्धि का विचार। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य सामाजिक समझौते के पक्षधर थे। मत्स्य न्याय के से तंग आकर लोगों ने मनु को अपना राजा चुना तथा कृषि उपज का छठा भाग तथा स्वर्ण का 10वां भाग देना स्वीकार किया। इसके बदले में राजा उनके योगक्षेम को बनाए रखे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन। ऑस्टिन इंग्लैंड के विधान शास्त्री था, जिसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित था और बेंथम के समान ही ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानून और परंपरा के बीच भेद करना और परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना था। ऑस्टिन का विचार था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। अपने इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार है। यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा का पालन अभ्यस्त नहीं है तो किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। प्रश्न नंबर 84 है कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, ये किसने कहा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्टिन। यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है, ये कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा स्पेंसर। स्पेंसर के अनुसार राज्य सत्ता का उदय व्यक्तियों के भय के फलस्वरूप होता है। राज्य सत्ता के विकास से शक्तिशाली व्यक्तियों का आतंक छा जाता है, उनकी शक्ति से अन्य व्यक्ति भयभीत होने लगते हैं। इस भय के कारण ही शक्तिशाली व्यक्ति उन पर नियंत्रण रखने लगता है। ये नियंत्रण राज्य सत्ता का प्रथम स्तर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। निम्नलिखित में किसके कानून के समादेश सिद्धांत का उन्नायक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा जॉन ऑस्टिन को। जॉन ऑस्टिन के अनुसार कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है या कानून संप्रभु की आज्ञा आदेश है। ऑस्टिन के कानून की इस परिभाषा में 3 तत्व निहित हैं: संप्रभुता, आदेश, समादेश और शास्ति अर्थात संप्रभु के आदेश की अवहेलना करने वाले को दंड देने की शक्ति। इस प्रकार ऑस्टिन ने कानून को संप्रभु का आदेश समादेश माना है। ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए जॉन ऑस्टिन का। कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये कथन है, तो इसका सही जवाब बनेगा जॉन ऑस्टिन का।
कानून संप्रभु का आदेश है, ये निम्न में से किसने कहा था? तो उसका सही जवाब बनेगा ऑस्टिन ने। अधिकार कानूनों तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं, ये कथन है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बेंथम। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक अधिकारों का स्थान कानूनी अधिकारों ने ले लिया। कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का मानना है कि अधिकार प्राकृतिक न होकर राज्य की देन होते हैं। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण और व्याख्या हमें बेंथम तथा ऑस्टिन जैसे कानून शास्त्रियों के विचारों में मिलती है। बेंथम के अनुसार अधिकारों का आधार केवल कानून ही है। इसके अनुसार कानून और अधिकार अनिवार्यता एक हैं। कानून उसका वस्तुपरक रूप है और अधिकार व्यक्तिपरक रूप। इसके अनुसार अधिकार की तीन विशेषताएं हैं। राज्य ही अधिकारों का स्रोत है, अर्थात अधिकार राज्य से पहले नहीं हो सकते। राज्य अधिकारों का संस्थात्मक तथा कानूनी ढांचा प्रदान करता है, यही इन्हें लागू करता है। राज्य ही अधिकारों की रचना करता है, अर्थात जब कानूनों में परिवर्तन होता है तब अधिकारों में भी परिवर्तन आ जाता है। बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। बेंथम के अनुसार कानून बनाने वालों को केवल वही कानून बनाने चाहिए जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख को बढ़ावा देते हों। सरकार का कार्य भी इसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इंग्लैंड में उपयोगितावाद के प्रवर्तक जारमी बेंथम ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के काल्पनिक सिद्धांत का खंडन करते हुए उपयोगितावाद के अनुभव मूलक आधार पर उदारवादी व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन किया। बेंथम के अनुसार मनुष्य से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने सुख को बढ़ा सके और दुख से बच सके। बेंथम ने सामाजिक समझौते और सामान्य इच्छा के सिद्धांत का खंडन करते हुए तर्क दिया कि समुदाय का हित उसके पृथक पृथक सदस्यों के हित का योग होता है। अगला प्रश्न है 92, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बेंथम ने। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगिता की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं। तो इसका सही जवाब ये कथन नंबर 1 सही होगा। बेंथम महिलाओं के मताधिकार का पुरजोर समर्थन करते हैं। तो ये कथन गलत है, बेंथम ऐसा नहीं करते हैं। दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे। तो ये भी सही है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। उपर्युक्त प्रश्न में विकल्प 1 और 3 बेंथम की धारणा को पुष्ट करते हैं। बेंथम महिला मताधिकार के विशेष में मौन हैं। विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एबी डायसी को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 उपबंधित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र
में किसी व्यक्ति को विधि के समकक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समकक्ष क्षमता वाक्यांश ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जिसे प्रोफेसर ए.बी. डाइसी विधि शासन रूल कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: विधियों का समान संरक्षण वाक्यांश अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समकक्ष क्षमता वाक्यांश लगभग सभी लिखित संविधानों में पाया जाता है जो नागरिक को मूल अधिकार प्रदान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 7 में उक्त दोनों वाक्यांश प्रस्तुत किए गए हैं। विधि शासन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। प्रश्न नंबर 95 है, डाइसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है? तो इसका सही जवाब बनेगा विधि का शासन। विख्यात ब्रिटिश न्यायवेत्ता ए.बी. डाइसी ने विधि के शासन की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या प्रस्तुत की है। डाइसी ने अपनी कृति इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन की संज्ञा दी है। जो आगे चलकर संविधान शासन का प्रमाण बन गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: डाइसी के अनुसार विधि के शासन में 3 अर्थ निहित हैं। कानून का उल्लंघन करने पर ही किसी व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है, अन्य किसी आधार पर नहीं। विधि का शासन अब नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। इंग्लैंड में विधि का शासन यह संकेत देता है कि यहाँ नागरिकों के अधिकार संविधान के द्वारा सुरक्षित नहीं किए गए हैं, बल्कि देश के साधारण कानून में विहित उपचारों के द्वारा उन्हें जो हित लाभ और स्वतंत्रताएं प्रदान की गई वही यहाँ के संविधान का आधार है। प्रश्न नंबर 96, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की है? तो इसका सही जवाब बनेगा ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या में। मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की थी। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि इंग्लैंड का संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि शक्ति का समर्थन इंग्लैंड के अलिखित संविधान की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 98 है, विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मानव द्वारा स्थापित विधि। विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय मानव स्थापित विधि से है। इस सिद्धांत अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी अवस्था या पद जो कुछ भी हो, देश की सामान्य विधियों के अधीन और साधारण न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर है। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में कौन विधि के शासन से निकटतम संबंधित है? तो इसका सही जवाब बनेगा संविधानवाद। संविधानवाद विधि के शासन से निकटतम संबंधित है, क्योंकि संविधानवाद का भी संबंध नियंत्रण की उस प्रणाली से है जिसे
जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उचित वातावरण मिले। राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से निम्नलिखित राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सीसरो। सीसरो रोमन कानून की अवधारणा को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने प्राकृतिक कानून के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और घोषित किया कि शाश्वत अपरिवर्तनशील है। कोई विधान निर्माता भी इन कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 101 है, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बदले के सिद्धांत पर। दंड के प्रतिकारात्मक प्रतिशोधात्मक सिद्धांत बदला लेने के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत अनुसार दंड का उद्देश्य अपराधी से अपराध का बदला लेना है। इस सिद्धांत का आधार जैसा को तैसा, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत वाला विचार है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, प्राचीन काल में दंड के इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त थी। कांट और हीगल ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए दंड को अपराधी के लिए निषेधात्मक उपहार कहा है। दंड के अन्य सिद्धांत हैं निर्वर्तक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत तथा आदर्शात्मक सिद्धांत। सबसे श्रेष्ठ और व्यावहारिक दंड व्यवस्था वही होती है जिसके अंतर्गत प्रतिरोध, निरोध एवं सुधार तीनों ही की उचित और संतुलित व्यवस्था हो। प्रश्न नंबर 102 है, जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉक। एक बार उन साथियों से मेरा निवेदन है कि जो साथी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें। साथियों, आपका कमेंट करना और लाइक करना ही हमारा मोटिवेशन है। इसके द्वारा ही हम प्रोत्साहित होते हैं और आगे वीडियो बनाने का जो हमारे अंदर जोश है वो आता है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। लॉक ने राज की प्रभु सत्ता और उसकी जोर जबरदस्ती की शक्ति को शंका के दृष्टिकोण से देखा और इस पर कानून द्वारा सीमाएं लगाने का प्रयत्न किया। इसके अनुसार कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी भी नहीं है। कानून का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाना और सुरक्षित करना है। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता की आशा नहीं की जा सकती। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, हाब्स ने स्वतंत्रता के कानून को मौन माना। मिल ने भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल राज्य का ही नहीं बल्कि समाज, जनमत और रीति रिवाज का हस्तक्षेप भी अनुचित माना। मिल के अनुसार व्यक्ति स्वयं पर, अपने शरीर और मन पर संप्रभु है। अगला प्रश्न है 103, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती है, यह कथन निम्न में से किसका? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लॉक। जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती, निम्न में किसका कथन है? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लॉक। अगला प्रश्न है 105, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। लॉक ने समाज, राज्य एवं सरकार में भेद किया है। लॉक के अनुसार
समाज की स्थापना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि सामाजिक जीवन के अस्तित्व का मूल कारण है, जबकि सरकार की स्थापना निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाती है। लाक के अनुसार सरकार भंग हो जाने पर समाज छिन्न भिन्न नहीं हो जाता। निम्नलिखित विचार किसने दिया कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्रैब। बहुलवादी विचारक संप्रभुता के परंपरागत प्रतिपादकों के विपरीत कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। ऐसे विचारकों में क्रैब, डिग्विट, सर हेनरी मैन का नाम उल्लेखनीय है। क्रैब के मतानुसार कोई नियम कानून के रूप में इस कारण मान्य नहीं होता कि राज्य ने उसे बनाया है। जैसे चोरी या मानव हत्या इसलिए अपराध नहीं है कि राज्य ने उसे अपने आदेश द्वारा निश्चित किया, अपितु इसलिए भी अपराध है कि समाज की नैतिक बुद्धि उसे अनुचित समझती है। इसी संदर्भ में क्रैब ने कहा कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। इसी प्रकार के विचार डिग्विट ने भी दिए। यह राज्य नहीं यह राज्य नहीं है जो विधि को सृजन करता है, जो विधि का सृजन करता है, वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। कथन किसका है या किसने कहा? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्रैब। कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य के ऊपर है। यह निम्नलिखित में से किसका मत है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लिया डुग्बी। फ्रांसीसी विचारक डुग्बी या डिग्विट प्रमुख बहुलवादी विचारक हैं। बहुलवादियों के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च होते हैं। डिग्विट की मान्यता है कि विधि राजनीतिक संगठन राज्य से स्वतंत्र, उससे श्रेष्ठ और पूर्वकालिक होती है। विधि राज्य को सीमित करती है जबकि राज्य विधि को सीमित नहीं करता। अगला प्रश्न है 109, कानून नियमों का वह समूह जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। उपयुक्त परिभाषा दी गई है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सालमंड द्वारा। उपरोक्त कथन सालमंड का है। सालमंड ने कानून विधि की परिभाषा देते हुए कहा कि कानून नियमों का वह समूह है जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा जिसे राज्य न्याय व्यवस्था के प्रशासन में उपयोग में लाता है। सालमंड के अनुसार समस्त विधि संग्रह को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 110 है, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण है? इसका सही जवाब बनेगा कल्याणकारी राज्य का उदय। आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण कल्याणकारी राज्य का उदय है। कल्याणकारी राज्य में सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर कम करना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना जैसे आधारभूत तत्व हैं। दितांत का अर्थ है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, तनाव का शैथिल्य। दितांत का फ्रांसीसी शब्द है इसका अर्थ तनाव में कमी या शिथिलता है। दितांत का अर्थ कदापि यही नहीं कि महाशक्तियों के वैचारिक या अन्य प्रकार के मतभेद समाप्त हो गए। दितांत की विशेषता यह है कि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद या शक्ति संघर्ष की प्रतियोगिता के बावजूद उनमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बना रहता है। दितांत शब्द का प्रयोग विशेष रूप से तत्कालीन विश्व की दो महाशक्तियां अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव में कमी के संदर्भ में किया गया है।
निम्नलिखित निम्नांकित में कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा मौलिक सिद्धांतों से असहमति। किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। तो इसका सही जवाब किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। नंबर एक, लंबी अवधि के लिए संगठन। नंबर दो, मूलभूत सिद्धांतों अथवा नीतियों के बारे में सहमति। और नंबर तीन है संवैधानिक उपायों का प्रयोग। और नंबर चार है राष्ट्रीय हित की वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सबके लिए और सब एक के लिए का सूत्र किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक सुरक्षा। एक सबके लिए और सब एक के लिए के सूत्र का प्रयोग सामूहिक सुरक्षा में किया जाता है। सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय यह है कि किसी राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र का आक्रमण होगा तो बाकी सब राष्ट्र मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। प्रश्न नंबर 14, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा तथ्यों के अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता है, बल्कि व्यवहारवाद, नई पद्धति, नई तकनीकों, नए तथ्यों और एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास के अध्ययन पर बल देता है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई। इसे व्यवहारवाद का नाम दिया गया है। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यता यह है कि प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञानों के बीच एक गुणात्मक निरंतरता है। प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, उसे देखा जा सकता है। प्रभाव की यह विशेषता है कि उसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण। द्विदल पद्धति का लाभ यह है कि इससे स्थिर सरकार, स्थायी नीतियों का निर्माण, शासन शासन का स्वास्थ्य एवं रचनात्मक विरोध, पूर्वानुमेय आदि है। द्विदलीय पद्धति में राजनीतिज्ञों में असंतोष की भावना उत्पन्न न होने पाती है। वे जानते हैं कि आज का विरोधी दल कल का शासक दल होगा, अतः वे केवल रचनात्मक विरोध करके शासन को सुचारू रूप से नियंत्रित करते हैं। किसने कहा है कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद। अरविंद घोष ने राष्ट्र का महिमा मंडन करते हुए कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है। निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती हैं। सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती हैं। इनका कार्य तथ्यों को इकट्ठा करना तथा महत्वपूर्ण विशेषों को विचार के लिए कार्यपालिका के सम्मुख प्रस्तुत करना है। उनकी सेवा प्रधान सेवा न होकर गौण सेवा होती है। बिलोबी ने इन सेवाओं को संस्था मूलक अथवा गृह प्रबंध संबंधी क्रियाओं के नाम से पुकारा है। जैसे ही हम ऑस्टिन की रुखी पर वैधानिक धारणा से दूर हो जाते हैं, वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यह टिप्पणी किसने की थी? तो इसका सही जवाब बनेगा लीकॉक।
ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा पर टिप्पणी करते हुए लीकॉक ने कहा था कि जैसे जैसे हम ऑस्टिन की रुखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 120, हीगल और ग्रीन सहमत नहीं है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही है। राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विषय में और 3 व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध के विषय में। युद्ध की आवश्यकता के संबंध में ग्रीन हीगल से सहमत नहीं है। ग्रीन युद्ध को अपूर्ण राज्य का लक्षण मानते हैं, जबकि हीगल का सकारात्मक अच्छाई हीगल व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ग्रीन व्यापक सहमति के आधार पर विद्रोह करने का अधिकार देता है। प्रश्न नंबर 121 है, हीगल ने नागरिक समाज को देखा, तो सही जवाब बनेगा सार्वत्रिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में। हीगल ने नागरिक समाज को सार्वत्रिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखा है। हीगल ने राजनीतिक दर्शन का आधार विश्व आत्मा का विचार है और विश्व में पाई जाने वाली समस्त जड़ और चेतन वस्तुएं इसी विश्व आत्मा से निस्तृत हुई हैं। विश्व आत्मा को धीरे धीरे विकास होता रहता है। सर्वप्रथम जड़ जगत में इसकी अभिव्यक्ति होती, फिर परिवार समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं में इसका प्रकटीकरण होता है। अंत में विश्व आत्मा राज्य के रूप में प्रकट होती है। प्रश्न नंबर 122 है, किसने इस नियम का प्रतिपादन किया? कर्मचारी एक दूसरे के कार्य के लिए उत्पन्न करते हैं। कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा नॉर्थियोट पार्किसन। नॉर्थियोट पार्किसन ने इस नियम का प्रतिपादन किया कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। एक बार फिर मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगला वीडियो आपको कल मिलेगा इसी टाइम।